नमस्कार, मैं हूं निर्मल कुमार आनंद। एक बार पुनः अपने YouTube चैनल आनंद स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को होली महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में इसी प्रकार उल्लास और रंग बिरंगता बनी रहे, जीवन पथ पर अग्रसर रहे, प्रगतिशील रहे, सफल रहे, इसी मनोकामना के साथ आज की वीडियो में प्रारंभ करता हूं। मित्रों, पीछे वाली वीडियो में हमने देखा था कि स्किनर ने एक सिद्धांत दिया जिसे क्रिया प्रसूत का सिद्धांत कहा गया। क्रिया प्रसूत के सिद्धांत में देखा गया कि स्किनर महोदय कहते हैं कि जो पुनर्बलन होता है वो क्या करता है कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन ला देता है। मतलब पुरस्कार और दंड क्या करते हैं, व्यक्ति के व्यवहार का निरूपण करते हैं, रूपण करते हैं, अर्थात उसे एक आकृति प्रदान करते हैं, आकार प्रदान करते हैं। स्किनर महोदय कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को जानना हो, उसके व्यवहार को जानना हो, तो आप उसके इन्वायरमेंट को एक बार देख लीजिए। अगर आप उसके इन्वायरमेंट को देख लेते हैं तो निश्चित ही उस व्यक्ति के व्यवहार को भी आप जान जाएंगे। पुनर्बलन की बात करते हैं, कहते हैं कि व्यक्ति पुनर्बलन के द्वारा कार्य को सीखता है, पुनर्बलित होकर कार्य को सीखता है। पुनर्बलन की जब बात की जाती है तो पुनर्बलन, अगर कोई क्रिया घटित हो रही हो तो वह सकारात्मक दशा या घटक जिसे प्रदान करने पर क्रिया की मात्रा बढ़ जाए, पुनर्बलन कहलाती है। कोई बालक अगर परीक्षा में प्रतिभाग करने वाला है, अगर प्रतिभाग करते समय अगर कह दिया जाए कि तुम अगर इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लोगे तो मैं तुम्हें साइकिल, मोटरसाइकिल या मोबाइल दूंगा, तो उस ऑब्जेक्ट मैंने सकारात्मक दशा, वो जो मोबाइल, घड़ी या जो कुछ कह लीजिए, जो सकारात्मक दशा प्रोवाइड की जा रही है, उस बालक के अधिगम की मात्रा को बढ़ा देगी। अर्थात बालक पहले की अपेक्षा ज्यादा गति से, समय पे अधिगम करना चालू कर देगा। अर्थात पुनर्बलन, अगर कोई सकारात्मक दशा अगर किसी गति में प्रदान कर दी जाए तो निश्चित उस क्रिया की गति बढ़ जाती है। यही आपका पुनर्बलन है। पुनर्बलन की बात जब की जाती है तो पुनर्बलन में एक चीज और आती है कि बढ़ी हुई मात्रा को क्रिया प्रसूत कहते हैं, और जिस मात्रा के द्वारा अगर क्रिया बढ़ती है उसे पुनर्बलन या उद्दीपक कहते हैं। अब क्या है कि पुनर्बलन जो है यह दो प्रकार का होता है। पुनर्बलन जो है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका सकारात्मक और दूसरा होता है नकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक। नकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन का मतलब क्या है कि जिसमें क्रिया की गति बढ़ जाए, सकारात्मक है, और जिसमें कार्य करने की क्षमता घट जाए, वो क्या है, नकारात्मक है। अगर हम सकारात्मक की बात करें, सकारात्मक पुनर्बलन की, तो सकारात्मक पुनर्बलन दो प्रकार का होता है। एक होता है सतत पुनर्बलन और दूसरा होता है आंशिक पुनर्बलन। सतत पुनर्बलन और आंशिक पुनर्बलन। अब सतत पुनर्बलन क्या है? अगर किसी व्यक्ति से किसी कार्य को काफी समय, लंबे समय तक कराना है, अगर किसी कार्य को लंबे समय तक कराना है तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, सतत पुनर्बलन देना पड़ेगा। अगर कुछ समय के लिए कराना है, अगर किसी कार्य को कम समय के लिए कराना है, तो यहां पे क्या कर सकते हैं आप, आंशिक पुनर्बलन दे सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, सतत पुनर्बलन। अब मान लीजिए कि अगर हम किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं और हमको पता है कि बॉस की कृपा दृष्टि ही हमारा सारा काम करेगी, या बॉस हमारा खुश रहेगा तभी मेरा उद्धार होने वाला है, तो हम बॉस को खुश करने के लिए, हम जानते हैं कि बॉस लंबे टाइम पे चीखा रहेगा, तो हम क्या करते हैं, बॉस को खुश रखने के लिए हमको पारितोषिक देते रहते हैं, समय समय पर उसको वित्त करते रहते हैं। मतलब उसको क्या करते हैं, सकारात्मक, मतलब सतत पुनर्बलन देते रहते हैं। समय समय पर जैसे आपको एनिवर्सरी आ गई, या कोई का बर्थडे आ गया, या कुछ इस प्रकार की चीजें आ गई, तो हम क्या करते हैं, अपने कार्य को बनाने के लिए अगर उसे कार्य लेना है तो हम उसे सतत पुनर्बलन देते रहते हैं। मतलब कि हम जानते हैं कि यह व्यक्ति लंबे समय तक रहेगा और इसके द्वारा ही हमारा कार्य होने वाला है,
तो हम क्या करते हैं, हम उसको सतत पुनर्बलन देते रहते हैं। मतलब कि समय समय पर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद कुछ न कुछ उसको हम पारितोषिक पुरस्कार देते ही रहते हैं। यही काम हमारे मतलब कि जो बॉस है वो भी करते हैं एम्प्लॉय के साथ। वो जानते हैं कि एम्प्लॉय के काम लेना है तो समय समय पर बोनस या समय समय पर पारितोषिक आज चीजें उनको देते रहते हैं या सम्मान देते रहते हैं, ताकि एम्प्लॉय भी क्या करता है, कार्य को मन पे करता है। तो ये तो सतत पुनर्बलन हो गया, जहां पे हमको किसी व्यक्ति पे कार्य को लंबे समय तक लेना है या किसी कार्य को लंबे समय तक चलाना है। लेकिन अगर हमको पता चल जाए कि हमारे बॉस महोदय दो महीने में चले जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम 2 महीने हम देख रहे हैं कि 2 महीने में जाएंगे, तो हमको क्या करना है, हमको उनके साथ कम समय तक रहना है। तो हम यहाँ पे आंतरिक पुनर्बलन पे काम चलाएंगे, मतलब कि वो हमारा काम भी बन जाए और हमारा पुनर्बलन भी कार्य कर जाए और बॉस भी हमारे खुश रहे। तो अगर किसी व्यक्ति के कम समय तक काम को कराना है या मतलब लगता है कि अब कम समय में इनका काम हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम आंतरिक पुनर्बलन कर सकते हैं। लेकिन अगर सतत पुनर्बलन अगर हम चाह देते हैं तो क्या होता है, कार्य को लंबे समय तक खींच सकते हैं। अगर इसको व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो जो बच्चे पढ़ते हैं कक्षा 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, अगर माता पिता ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा कंटिन्यू बेहतरीन पोजीशन प्राप्त करे, क्लास में पहला स्थान रहे, किसी विषय में इसको कम अंक न मिले, तो माता पिता क्या करते हैं, प्रत्येक साल बालक को क्या करते हैं, एक नया गिफ्ट देते हैं, नया पुरस्कार देते हैं, ताकि बालक उसी पुरस्कार की आशा में क्या करता है, अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करता है। यही कार्य विद्यालय भी करता है, बालक को सतत पुनर्बलन देता है। जो बच्चे प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं उनको सम्मानित किया जाता है, और सम्मानित करने का उद्देश्य यही होता है कि वो कंटिन्यू क्या है, मतलब कि आपके पुनर्बलन में रहते हैं। अब पुनर्बलन बालक हर पल प्राप्त करता है कि पहला स्थान आएंगे तो हम इनाम पाएंगे, तो बालक इस आशा में, इस लालच में क्या करता है, कार्य को बेहतर तरीके से करने का प्रयास करता है। तो सतत मूल्यांकन अगर हम करते हैं तो हमारे व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। अर्थात हमने ये देखा कि जो पुनर्बलन है वो क्या करता है, पुनर्बलन के द्वारा हम क्या करते हैं कि अगर कोई सकारात्मक दशा हमको प्राप्त होती है तो हमारी क्रिया कार्य करने की गति बढ़ जाती है। दूसरी बात यह है कि पुनर्बलन जब सतत है तो हम लंबे समय तक किसी व्यक्ति के कार्य ले सकते हैं, किसी बालक के कार्य ले सकते हैं। बालक को हम सतत अगर पुनर्बलन देते हैं तो बालक हर क्लास में उत्तीर्ण होता चला जाएगा बेहतर से बेहतर नंबरों के साथ। अब क्या है कि पुनर्बलन जो होता है, पुनर्बलन जो होता है ये क्या करता है, व्यवहार को वांछित रूप देता है, व्यवहार को वांछित रूप देता है, वांछित रूप प्रदान करता है। यह आया हुआ प्रश्न है टेट में आपका कि पुनर्बलन क्या करता है, व्यवहार को वांछित रूप देता है। तो व्यवहार को वांछित रूप देना क्या कहलाता है, अर्थात व्यवहार का आकृतिकरण क्या कहलाता है, व्यवहार का आकृतिकरण क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं शिपिंग। ठीक है, कहते हैं शिपिंग। शिपिंग अर्थात क्रमिक संघटन, क्रमिक सन्निकटन, क्रमिक सन्निकटन मतलब पुनर्बलन के द्वारा व्यवहार को परिवर्तित किया जा सकता है, व्यवहार को वांछित रूप दिया जा सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, शिपिंग कहते हैं, क्रमिक सन्निकटन कहते हैं। मतलब कि अगर आप किसी बालक को पुरस्कार देते हैं, दंड देते हैं, तो निश्चित ही उसके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि आप एक क्लास को पढ़ा रहे हैं, क्लास में अच्छे बच्चे भी हैं, कमजोर बच्चे भी हैं। आप चाहते हैं कि कमजोर जो बच्चा है वो सामान्य बच्चों के बराबर में आ जाए, तब क्या करते हैं, उसकी गलतियों को नकारते हैं और क्या करते हैं, उसको पारितोषिक देते हैं, कहते हैं वाह क्या बात है, बहुत अच्छा तुमने काम किया। बालक प्रशंसा के शब्द सुनकर लगता है कि हम जरूरी हमारे अंदर इंप्रूव हो रहा है, हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है। हम बच्चा क्या करता है, इसी आपा में वो कार्य को बेहतर करना सीख लेता है। मतलब कि अगर आप उसको पुरस्कार देते हैं तो निश्चित ही उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, अगर दंड देते हैं तब भी उसके व्यवहार में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। अर्थात पुनर्बलन क्या करता है कि व्यवहार को वांछित रूप प्रदान करता है, जिसे शिपिंग कहा जाता है, क्रमिक सन्निकटन कहा जाता है। अब देखते हैं कि इस सिद्धांत का पैक्षिक महत्व क्या है, स्किनर के सिद्धांत का पैक्षिक महत्व क्या है। पैक्षिक महत्व आइए देख लेते हैं, इस सिद्धांत का पैक्षिक महत्व, इस सिद्धांत का पैक्षिक महत्व। तो पहला महत्व यह है कि
इस सिद्धांत में अनुक्रिया को महत्वपूर्ण माना गया है। किसको माना गया है? तो अनुक्रिया को महत्वपूर्ण माना गया है। इस सिद्धांत में अनुक्रिया को महत्वपूर्ण माना गया है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आर्यफ थियरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आर्यफ थियरी कहते हैं। और आपने जब थर्नडाइक को पढ़ा था तो थर्नडाइक में आपने देखा था कि आर थियरी थी, वो मतलब कि स्टिमुलस रिस्पांस थियरी थी। यहां पर रिस्पांस स्टिमुलस थियरी है, अर्थात यहां पर थर्नडाइक में जो स्टिमुलस था, जो उद्दीपक था, यही क्या करता था? रिस्पांस माने प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता था। लेकिन यहां पर रिस्पांस के द्वारा क्या हो रहा है? आपकी जो आपका स्टिमुलस है, जो उद्दीपक है, इसको नियंत्रित किया जाता है, अर्थात उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। तो यहां पर क्या है कि इस सिद्धांत में, क्रिया प्रसूत के सिद्धांत में अनुक्रिया को महत्वपूर्ण माना गया है, रिस्पांस को महत्वपूर्ण माना गया है, न कि स्टिमुलस अर्थात उद्दीपक को। यहाँ पे उद्दीपक महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण आपकी अनुक्रिया है। तो इसका पहला ही महत्व है। जान लीजिए कि कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि क्रिया प्रकृति के सिद्धांत में किसे महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसमें अनुक्रिया को महत्वपूर्ण माना गया है। और दूसरा शैक्षिक महत्व यह है कि इस सिद्धांत में पुनर्बलन की बात की जाती है। इस सिद्धांत में क्या किया जाता है? पुनर्बलन की बात की जाती है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार को जानना हो तो उस व्यक्ति के वातावरण को जान लीजिए, आप निश्चित ही उस व्यक्ति के व्यवहार को जान लेंगे। और पुनर्बलन क्या करता है कि अगर कोई क्रिया हो रही हो, कोई घटना घट रही हो, उसमें अगर सकारात्मक दशा या उद्दीपक प्रदान कर देते हैं तो उस क्रिया की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इस सब सिद्धांत में पुनर्बलन को माना गया है। स्किनर महोदय कहते हैं कि किसी भी बालक को दंड और पुरस्कार के माध्यम से उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। अगर बालक को पुनर्बलन दिया जाए तो बालक क्या होगा? उसके व्यवहार में निश्चित ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। तीसरा जो है इस सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू व्यवहार रूपण। अर्थात आपने अभी देखा कि पुनर्बलन के द्वारा व्यवहार का आकृतिकरण किया जा सकता है, उसे वांछित रूप प्रदान किया जा सकता है, अर्थात शिपिंग शब्द दिया गया है, शिपिंग की जा सकती है, क्रम के सन्निकटन की बात की जाती है। पुनर्बलन के द्वारा आप बालक के व्यवहार को वांछित आकार दे सकते हैं, वांछित रूप प्रदान कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो पुरस्कार देकर के बालक के व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं, बालक को और आगे बढ़ा सकते हैं। अगर तेज तैराक बच्चा है तो दंड देकर के उसे आप नीचे मिला सकते हैं। अर्थात पुनर्बलन बहुत बड़ी शक्ति है। यहाँ पे पुनर्बलित होकर ही बालक क्या करता है? अधिगम करने का प्रयास करता है। अब क्या है जो चौथा महत्व आपका है, यह है अभिक्रमित अधिगम, प्रोग्राम लर्निंग। अभिक्रमित अधिगम, स्किनर अभिक्रमित अधिगम के जनक माने जाते हैं। इन्होंने प्रोग्राम लर्निंग की बात की, अभिक्रमित अधिगम की बात की और कहा कि अधिगम की जो प्रक्रिया है, इसको छोटे छोटे भागों में बांट लीजिए। क्या करिए? छोटे छोटे भागों में बांट लीजिए। इन्होंने कहा कि अभिक्रमित अधिगम में कहा कि अधिगम की प्रक्रिया को छोटे छोटे भागों में बांट लीजिए। और जब छोटे छोटे भागों में बांटेंगे तो निश्चित रूप से अधिगम और तीव्र गति से होगा, बालक और सक्रिय रूप से अधिगम करेगा। इन्होंने ये कहा कि अगर अभिक्रमित अधिगम आप कराते हैं तो निरंतर पुनर्बलन पे अधिगम सक्रिय बनाया जा सकता है। अगर आप बालक को निरंतर पुनर्बलन देते हैं तो बालक को सक्रिय रूप से अधिगम करा सकते हैं। आप बालक को और सक्रिय बना सकते हैं। मतलब कि अगर बालक में क्लास में सबसे कमजोर बालक है, अगर उसको आप सकारात्मक पुनर्बलन देते हैं तो निश्चित ही वो अधिगम करना सीख जाएगा और जल्दी सीखेगा। तो ये कहते हैं कि अगर निरंतर पुनर्बलन बालक को प्रदान करते हैं तो बालक जो अधिगम करेगा बहुत ही तीव्र गति से करेगा या उसे सक्रिय बनाया जा सकता है। और दूसरी बात इन्होंने कही कि सीखने वाले की सुविधा के अनुसार, क्या कहा? सीखने वाले की सुविधा के अनुसार अधिगम कराना चाहिए। सीखने वाले की सुविधा के अनुसार
सुविधा के अनुसार अधिगम कराना चाहिए। इन्होंने कहा कि अगर सीखने वाले की जैसी सुविधा है उसी सुविधा के आधार पर या उसी सुविधा के अनुसार बालक को अधिगम कराना चाहिए, तब वो जाकर के अधिगम को जल्दी करेगा। अगर बालक को अधिगम जल्दी कराना है तो या ज्यादा कराना है तो बालक की सुविधा का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अगर बालक की सुविधा का ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही बालक अधिक अधिगम करेगा, पहले पे ज्यादा अधिगम करेगा। तो ये था अभिक्रमित अधिगम, जो कि स्किनर के जनक माने जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि व्यवहार पुनर्बलन हमारा क्या करता है, व्यवहार रूपण करता है। इन्होंने कहा कि इसमें अनुक्रिया महत्वपूर्ण है आपका। अन्य थायराइड में क्या था, स्टिमुलस अर्थात उद्दीपक महत्वपूर्ण था, लेकिन इसमें रिस्पॉन्स महत्वपूर्ण है, मतलब प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है या अनुक्रिया महत्वपूर्ण है। फिर इन्होंने कहा कि सिद्धांत में पुनर्बलन की बात होती है, अर्थात दंड और पुरस्कार के माध्यम से बालक के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। और तीसरी बात कही शिपिंग की, अर्थात व्यवहार रूपण की बात की। कहा कि पुनर्बलन क्या करता है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करता है, व्यवहार को एक निश्चित रूप प्रदान करता है, अर्थात व्यवहार को क्या करता है, आकृतिकरण करता है। तो ये था आपका स्किनर का पैच्छिक महत्व, सिद्धांत का पैच्छिक महत्व, अर्थात क्रिया प्रसूत का पैच्छिक महत्व। तो आपने देखा कि स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत के सिद्धांत में इनके सिद्धांतों के अलग अलग आपने नाम देखे, नैमित्तिक अधिगम आपने देखा, क्रिया प्रसूत के सिद्धांत के नाम पे जाना। इसके बाद आपने देखा कि स्किनर का जो सिद्धांत है उसे कार्यात्मक प्रतिबद्धता के नाम पे जानते हैं, साधनात्मक अनुबंधन के नाम पे जानते हैं। इनकी दो पुस्तकें आई, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, और एक इनका उपन्यास आया वेल्डन 2, जिसमें कि इन्होंने एक संकल्पना देखी, एक कल्पना की कि जो समाज है, बालक है, उसके व्यवहार का जो निरूपण है वो पुरस्कार और दंड के द्वारा किया जा रहा है। फिर इन्होंने बात की पुनर्बलन की। पुनर्बलन को कहा कि अगर कोई घटना घट रही हो, कोई क्रिया हो रही हो, उसमें सकारात्मक दशा अगर आप प्रदान कर देते हैं, कोई घटक प्रदान कर देते हैं, तो अब क्रिया की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। इन्होंने कहा कि जो हमारा पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। सकारात्मक जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक सतत होता है, एक आंशिक होता है। अगर किसी व्यक्ति के बालक पे अगर आप चाहते हैं कि इसका रिजल्ट बेहतर आए, बराबर बेहतर आए, अगर लंबे समय तक कार्य को चाहते हैं तो सतत आपको पुनर्बलन देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि कम समय में कार्य को हो जाए या कम समय में देखना है तो वहां पे आप आंतरिक पुनर्बलन दे सकते हैं। पुरस्कार और दंड के द्वारा बालक के व्यवहार को परिवर्तित किया जा सकता है, पुनर्बलन के द्वारा व्यवहार निरूपण किया जा सकता है, साथ ही प्रोग्राम लर्निंग अर्थात अभिक्रमित अनुदेशन के द्वारा बालक को आसानी से और बहुत ज्यादा अधिगम कराया जा सकता है। तो आज की वीडियो में स्किनर समाप्त हुए। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे पावलोव को, जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। अगले वीडियो में हम लोग इसी को लेकर चलेंगे, पावलोव को। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो, अच्छी लगती हो, तो इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का जो बटन है दबाना न भूलिए, ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बार पुनः आप सभी को रंगों के इस उल्लासपूर्ण पर्व की ढेर सारी बधाइयां, होली की ढेर सारी बधाइयां। आपका जीवन भी इसी रंगों की भांति रंगीन रहे, मस्त रहे आप। नमस्कार, शुभ रात्रि।